दोस्तों मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही बैंकिंग यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कि आखिर ये बैंक प्राइवेटाइजेशन के इस दौड़ में सबसे आगे क्यों है। क्यों जब भारत सरकार ने जो है आम बजट 2021 में इस बात की घोषणा की थी कि दो बैंक के साथ साथ एक जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनी का जो है निजीकरण किया जाएगा, उसको डिसइन्वेस्ट करके जो है उसका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। उसके बाद से ही अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से इस बात का अनुमान लगा रहे थे कि आखिर सरकार की मंशा कौन से बैंक को सबसे पहले प्राइवेट करने की है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा नाम उस वक्त निकलकर उभर कर सामने आ रहा था वो आ रहा था बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, और साथ ही साथ वहां पे जो दूसरा नाम आ रहा था वो इंडियन ओवरसीज का, जिनका जो कह सकते हैं कि बिजनेस उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था जैसा कि सरकार उससे एक्सपेक्ट कर रही थी, जितना उनको रेवेन्यू चाहिए था। हालांकि इन सभी को जो है चौंकाते हुए जो 3 जून 2021 को नीति आयोग और साथ ही साथ फाइनेंस सेक्रेटरी का जो मीटिंग हुआ था उसमें जो है इस बात की घोषणा कर दी गई कि दो नहीं, इस बार जो है दो बैंकों के साथ एक तीसरा जो है तीसरे बैंक का भी यहाँ पे जो है निजीकरण किया जाएगा। हालांकि यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस कंपनी कौन सा होगा इस बात का खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन इस बात को लेकर आप बिल्कुल कह सकते हैं ये खबर बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। नीति आयोग के उस मीटिंग के बाद उस कह सकते हैं जो उनकी ये कमेटी बनी थी इस बात को तय करने के लिए कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किस तरीके से करना है, स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसेस क्या होगा, ओवरऑल जो भी लीगल प्रोसेस होते हैं, जो भी अंडर द गाइडलाइन ऑफ आरबीआई जो भी ओवरऑल जो भी चीज़ें हैं उसको किस तरीके से फंक्शन में लानी है। तो वहां पे जो नीति आयोग के चीफ हैं उन्होंने इस बात को पुरजोर समर्थन किया कि निजीकरण जो है काफ़ी अच्छा एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, अपने देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए, और साथ ही साथ अपने देश में जो बैंकिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है लॉकडाउन के हैं या फिर उससे पहले, ओवरऑल इससे बाहर निकलने के लिए सरकार को अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो भारी भरकम बोझ जो वो उन बैंकों पे खर्च कर रही है जो उनको कमा कर नहीं दे रहे हैं। मतलब आप ये मान सकते हैं कि कुछ ऐसे बैंक जो कि काफ़ी घाटे में जा रहे हैं, उनका जो भी एसेट्स हैं वो हैवी एनपीए में जा रहे हैं, ओवरऑल जो है सरकार को उसको सब्सिडाइज करके जो है उसका संचालन करना पड़ रहा है। मतलब कि सरकार को अपनी जेब से पैसे लगाकर उस बैंक को चलाने के लिए जो है वो अपना पैसा लगाना पड़ रहा था। इसमें गाइस जो पूरा ओवरऑल जो निचोड़ निकल कर सामने आया है उसमें यह है कि टोटल 2 की जगह 3 बैंक प्राइवेटाइज होंगे और इंश्योरेंस कंपनी होगा, वो बात की बात है। आज हम बात कर रहे हैं उन 3 बैंकों का, और इस 3 बैंकों की रेस में जो सबसे आगे जो बैंक का नाम है वो है सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका टोटल अपने देश में 4508 शाखाएं हैं और जो कि इसका लगभग सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार को छोड़कर हर जगह जो है इसकी जो बैंकिंग प्रणाली है वो इस्टेब्लिश है। ऐसे में जो भी प्राइवेट कंपनी, जो भी प्राइवेट कॉरपोरेट कंपनी जो होगी, ऑर्गेनाइजेशंस होगी, वो स्पेशली वैसे बैंक को ही खरीदने में दिलचस्पी दिखाएगी जिसका जो फंक्शन है, जिसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देश के कोने कोने तक मौजूद है। हालांकि ये चीज़ जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ नहीं है, हालांकि उसका प्रेजेंस हर राज्य में है, लेकिन एक तरीके से मान के चले कि पैन इंडिया लेवल पे उसका इतना अभी असर नहीं है, लोगों के बीच में उसका उतना प्रभाव नहीं है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में बात करें यूपी, बिहार, तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक अच्छा खासा प्रभाव है, लेकिन जो सरकार को उम्मीद थी उससे कि जितना उसको रेवेन्यू जनरेट किया जाए, जो भी कासा का जो केस होता है, करेंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट के बीच जो बैलेंस करना होता है, ओवरऑल जितने उसने लोन प्रोवाइड किए हुए हैं उसका रिकवरी रेट क्या है, इन सभी का जो है एक समरी निकालने के बाद एक अनुमान के मुताबिक जो एस्टिमेट निकल कर आया है उसमें जो है ये बात अब कंफर्म है ऑलमोस्ट कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है प्राइवेटाइजेशन के दौड़ में सबसे आगे है। जब भी अब सरकार एक कदम आगे बढ़ाएगी बैंकों को प्राइवेटाइज करने की, सरकार के जो भी शेयर्स हैं अलग अलग डिफरेंट बैंकों में, वो अपना पर्टिकुलर शेयर जब किसी प्राइवेट फर्म के हाथों जब उसको सेल आउट करेगी तो उसमें जो पहला होगा वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही होगा, फॉलोड बाय इंडियन ओवरसीज बैंक, और यहाँ पर जो तीसरा बैंक निकलकर सामने आ रहा है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सो दोस्तों ये टोटल 3 बैंक हैं जो कि प्राइवेटाइज होने वाले हैं।
लेकिन सबसे जो आगे है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, और इसका मुख्य रीज़न ये है कि ये जो है भारी घाटे में चल रहा है। सरकार जो टारगेट बनाई थी उससे रेवेन्यू जनरेट करने का, ओवरऑल जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अनुसार वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, जबकि उसको वो सारे सुख सुविधाएं सरकार के द्वारा दी गई हैं, उसके बाद भी जो है कहीं ना कहीं वो फेल हो रहा है। ऐसे में कोई प्राइवेट कंपनी जब उसको अपने हाथों में जब गवर्नमेंट के शेयर्स लेगी तो उनका कोशिश होगा कि जो भी रेवेन्यू है उसको बूस्टअप किया जाए, साथ ही साथ जो हैवी एनपीए है उसको किसी तरीके से रिकवरी किया जाए। ओवरऑल जो इस पूरे बैंक का जो चरमरा गया है एक तरीके से व्यवस्था, जो वित्तीय व्यवस्था खराब हो चुकी है, इसको वापस फिर से पटरी पे लाने की पूरी कोशिश रहेगी। साथ ही साथ जो उनके बैंक के जितने भी ग्राहक हैं उन सभी को और अप टू द मार्क एक तरीके का उनको फैसिलिटी देना, एक तरीके से उनको और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देना, ताकि इन फ्यूचर अधिक से अधिक वैसे लोग जो कि अलग अलग बैंकों में जो है उसकी सर्विसेज ले रहे हैं वो सभी जो है वहाँ छोड़कर उनके पास आएँ, क्योंकि प्राइवेट कंपनी की हमेशा कोशिश रहती है कि वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक कस्टमर उनके साथ जुड़े, अधिक से अधिक उनका प्रॉफिट हो, और इसी कारण जो है वो ग्राहकों को काफ़ी अच्छा फैसिलिटी देते हैं। तो ओवरऑल गाइज अब ये बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है ऑलमोस्ट कि ये 3 बैंकों का जो प्राइवेटाइजेशन है उसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सबसे आगे है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। तब तक कीप बैंकिंग विथ एवरीडे बैंकिंग। जय हिंद।